हेलो एवरीवन, एजुकेशन वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मैं कल पढ़ा रही थी उसी को कंटिन्यू करती हूँ, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि माइक्रो टीचिंग के का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। 36 मिनट का प्लान होता है, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे डेवलप हुआ और इंडिया में किस तरीके से डीडी तिवारी, बीके पासी और अन्य लोगों की सहायता से आज माइक्रो टीचिंग एक डीएलएड और बीएड का एक प्रमुख विषय या एक स्पेशल जो है कंटेंट वो बन चुका है। और हमारे टीईटी के पेपर में, सीटेट के पेपर में, यूपी टीईटी के पेपर में, बीएड में, डीएलएड में, आरएसएसबी के सभी प्रकार के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस उसी टॉपिक को कंटिन्यू करती हूँ, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम माइक्रो टीचिंग की बात क्यों करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है माइक्रो टीचिंग हमारे लिए। क्योंकि हम क्लास में जाने से पहले जो पूर्व तैयारी करते हैं या जो प्रिपरेशन करते हैं टीचिंग के लिए, उसके लिए हम माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं और हम माइक्रो टीचिंग करते हैं। माइक्रो टीचिंग के प्लान्स बनाते हैं, समझते हैं और माइक्रो टीचिंग करते हैं आपके अपने ट्रेनर के अंडर में या आपके सुपरवाइजर के अंडर में, या आप कह सकते हैं अपने टीचर के अंडर में। दूसरी बात कि ये इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि सभी ने एक मत से कुछ एक स्किल्स की बात कही। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि कुछ एक स्किल्स की बात कही। मैंने आपको कल कुछ स्किल्स के बारे में बताया भी था, जैसे एनसीईआरटी ने भी कहा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कहा, बीके पासी जी ने भी कहा और आपके ड्वाइट एलन ने भी कहा। तो कुछ ऐसी स्किल्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं जिन स्किल्स को सभी ने एक मत से स्वीकार किया और सभी ने कहा कि विदाउट दीज स्किल्स इट इज नॉट पॉसिबल टू टीच इफेक्टिवली। हम इसके बिना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी एक इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है। तो आज मैंने उन्हीं स्किल्स को यहाँ पर आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। आज मैं सिर्फ आपको इन स्किल्स के बारे में बताऊंगी कि इन्हीं स्किल्स को क्यों लिया गया और ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आती हूँ सीधे सीधे टीचिंग स्किल्स पर। जब मैंने आपको बताया कि किसी ने कहा 13 टाइप्स के स्किल इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा 19, किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 14, तो सभी बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी ओपिनियन में कुछ एक स्किल्स को हमारे सामने प्रस्तुत किया। यहाँ पर मैं बात करूंगी उन 5 स्किल्स की जिस पर सभी की राय एक मत थी। सभी ने एक सिरे से स्वीकार किया कि इन स्किल्स के बगैर हम इफेक्टिव टीचिंग की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एक टीचर के अंदर ये जो गुण है ये जरूर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बिना हम एक अच्छे शिक्षण की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इफेक्टिव टीचिंग के लिए या एक अच्छे एक गुड पर्सनालिटी के टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 है आपकी स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन, या हिंदी में हम कहें तो प्रस्तावना प्रश्न कौशल। प्रस्तावना प्रश्न कौशल या इंट्रोड्यूसिंग लेसन, इंट्रोड्यूस करना, पहली स्किल, पहला कौशल। जब भी हम एक टीचर की बात करते हैं और उसकी इफेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न क्या आता है कि जब हम क्लास में जाएंगे तो हम किस तरीके से अपने चैप्टर को इनिशिएट करेंगे, हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस माय चैप्टर। तो हम उस चैप्टर को कितने बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, उतना ही हमारा जो बच्चा होगा, उतना ही हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंटरेस्ट लेंगे और वो बहुत ध्यान से आपकी बात को सुनने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे, आप बाउंड हो जाएंगे कि वो आपको सुने। वो कब सुनेंगे? जब आपने उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत बेहतर तरीके से दिया होगा। क्योंकि सारा, अगर मैं ये कहूँ कि आप इसके आगे की स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आगे की जो भी स्किल्स हैं वो सारी स्किल्स की जो बेसिक जो बेस है या जो उसका प्लेटफॉर्म है वो है आपका इंट्रोडक्शन। आप अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तो माइक्रो टीचिंग का जो पहला जो स्किल है जिसकी बात सभी ने कही है वो है इंट्रोड्यूसिंग लेसन। आप स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन, आप अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और इसी स्किल की बात हम करेंगे आगे जब मैं प्लान बनवाऊंगी। तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न कौशल। तो ये हुआ आपका पहला। दूसरा है आपका स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग या स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चन, प्रश्नीकरण या इंग्लिश में कहूं तो क्वेश्चनायर या क्वेश्चन फॉर्मेशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स समझ रहे हैं इस बात को। तो प्रश्नीकरण, प्रश्न निर्माण या क्वेश्चन फॉर्मेशन, या आप प्रश्नों का निर्माण करना, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये स्किल कहलाती है, ये कौशल कहलाता है प्रश्नीकरण। प्रश्नीकरण जहां पर हम इंट्रोडक्शन की जब बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, when we are going to teach any chapter, तब हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन की। Now we are discussing about questioning या क्वेश्चनायर। तो क्वेश्चनायर का मतलब क्या है? यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जब हम चैप्टर पढ़ा चुके होते हैं, जब हमने एक अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया होता है, उसके बाद एक टीचर उस पूरे इंटायर चैप्टर से क्या करता है, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है। और वो क्वेश्चन पूछता है, जब वो पूरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, इट मीन्स कि एक टीचर तभी जान पाएगा कि आपको वो चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया या समझ में नहीं आया, जबकि उसके प्रश्नों के उत्तर उसे मिलने लगेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये जो स्किल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम प्रश्नीकरण कहते हैं, क्वेश्चनायर कहते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद जब हम क्वेश्चनायर की बात करते हैं, तो जहां पर इंट्रोडक्शन में हम चैप्टर शुरू करने की बात कर रहे थे, प्रश्नीकरण में ये माना जाता है जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद उस चैप्टर से क्वेश्चन पुट अप करते हैं अपनी क्लास को। तो ये आपका प्रश्नीकरण का कौशल भी एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल उसे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें प्रश्न किस तरह से पूछने हैं, और इस सभी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। थर्ड है आपका आता है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, व्याख्या का कौशल या व्याख्या करने का कौशल या व्याख्या कौशल। तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग और एग्जाम्पल, आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी जोड़ सकते हैं, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग विद एग्जाम्पल। तो क्योंकि जब भी हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब भी हम एक्सप्लेनिंग की बात करते हैं, तो एक्सप्लेनिंग हमारी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि हम उसमें एग्जाम्पल यूज नहीं करते हैं। सपोज कि मैं किसी चीज को बता रही हूँ बट मैंने उसमें एक भी एग्जाम्पल यूज नहीं किए, इट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि आपको वो चीजें, वो बातें समझ में आई हो जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। इसलिए एग्जाम्पल का देना, उदाहरणों का देना एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी चीज़ें पढ़ाएं, जो भी चीज़ें बताएं, उसको बहुत अच्छे से बताने के साथ साथ उससे संबंधित रेलेवेंट एग्जाम्पल्स को भी हम देते चलें। तो ये आपकी स्किल आती है एक्सप्लेनिंग की और एग्जाम्पल की। इसी क्या आप ऐड कर सकते हैं, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल। तो ये आती है आपकी थर्ड स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से अगर कोई एक अच्छा टीचर होगा तो उसकी एक्सप्लेनिंग स्किल को हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उसकी एक्सप्लेनिंग स्किल कम अच्छी हो या वो एक्सप्लेन ना कर पाता हो। तो ये बेसिक चीज है, और ये बेसिक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है एक्सप्लेनेशन, कि एक टीचर किस तरह से अपने कंटेंट का, अपने प्रकरण का या टॉपिक को कितनी अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन कर पाता है। आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है आपका स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन या उद्दीपन उत्पन्न करना। उद्दीपन उत्पन्न करना क्या होता है? उद्दीपन जब हम किसी को कोई ऐसी बात कहते हैं या इस तरह से पढ़ाते हैं कि हमेशा स्टूडेंट का आपके कंटेंट में या आपके टॉपिक में या आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहे, उसके अंदर एक इंथुजियाज्म के साथ में वो पढ़े, वो पैसिव लिसनर ना हो, सिर्फ आप बता रहे हैं वो यूं हाथ रख के सिर्फ सुन रहा है, इट मीन्स कि उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जब पढ़ाएं तो हम इस तरह से पढ़ाएं कि स्टूडेंट बाउंड हो जाए आपको सुनने के लिए और उसे अच्छा लगे आपको सुन करके। तो स्टिमुलस वेरिएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दैट।
तो स्टिमुलस वेरिएशन को यहाँ पर रखते हैं, जहाँ पर एक टीचर्स की, चाहे हम बॉडी मूवमेंट की बात करें, बॉडी जेस्चर्स की बात करें, उसके इंटरेक्शन स्टाइल की बात करें, या फिर उसके क्वेश्चनर की बात करें, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। या हम टीएलएम की बात करें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करें, एड्स की बात करें, तो ये बहुत सारी चीजें इफेक्ट डालती हैं स्टिमुलस वेरिएट करने पर कि एक बच्चे को किन चीजों के माध्यम से पढ़ करके या सुन करके उसके अंदर इंथुजियाज्म क्रिएट होता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है, क्यूरियोसिटी उसके अंदर बढ़ती है और वो अपने विषय में इंटरेस्ट लेने लगता है। तो दैट इज द मेन थिंग। तो स्टिमुलस वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आता है आपका स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक बोर्ड वर्क है, और ब्लैक बोर्ड वर्क किस तरह से किया जाए एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए, एक अच्छे टीचर के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि वो ब्लैक बोर्ड वर्क कैसे करें। वैसे हम और आप तो जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे हाँ ठीक है बहुत अच्छा से लिखा होना चाहिए, प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए, वर्ड्स आपके क्लियर होने चाहिए, और ये मतलब उसका साइज भी बहुत सीक्वेंस में होना चाहिए, उसमें सीरियल होना चाहिए और इस तरीके की बहुत सारी चीजें। लेकिन ब्लैक बोर्ड वर्क को भी करने का अपना एक तरीका होता है, उसका भी एक सिस्टम होता है, उसके पीछे उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे जितने भी यहाँ पर जितनी भी स्किल्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, सभी के अपने कुछ कंपोनेंट्स हैं, सभी के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, और उसी के आधार पर हम लोग प्लान बनाते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन्हीं 5 को हम क्यों पढ़ें, जब हम कह रहे हैं कि 19 टाइप्स के स्किल्स हैं, 21 टाइप्स के स्किल्स हैं, 16 टाइप के स्किल्स हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन हम इन 5 को ही क्यों पढ़ें। होना भी चाहिए, आपके मन में ये प्रश्न आना भी चाहिए। तो हम ये 5 स्किल्स को क्यों पढ़ें, हम इन्हीं 5 स्किल्स को इसलिए पढ़ें क्योंकि बिना इनके हम एक इफेक्टिव टीचिंग की इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। क्या अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देंगे अपने चैप्टर का बेहतर तरीके से, तो क्या आपकी टीचिंग बेहतर होगी। अगर आप उस जो आपने पढ़ाया है उस पर प्रश्न ठीक तरीके से नहीं पूछ पाएंगे, तो भी आप अच्छा टीचर नहीं हो सकते। अगर आपको जो कुछ भी पढ़ाना है, यू आर नॉट केपेबल टू एक्सप्लेन वेरी वेल, तो भी आप इफेक्टिव टीचिंग के बारे में सोच नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद आप एक ही जैसा पढ़ाते चले जा रहे हैं कि आप क्लास में हैं और आप रोज उसी विषय, उसी विधि से, उसी मेथड से आते हैं और पढ़ा करके चले जाते हैं। देयर इज नो चेंजेस एट ऑल। तो अगर कुछ भी चेंजेस आपकी क्लास में नहीं होता है तो स्टूडेंट जो है वो बोर होने लगेंगे, उन्हें क्लास पूरी तरीके से एक उदासीन सी लगने लगेगी, मोनोटोनस सी हो जाएगी, और तब ये जरूरी हो जाता है कि हमें उनके अंदर स्टिमुलस वेरिएट करना चाहिए, हमें उद्दीपन उत्पन्न करना चाहिए, जिससे कि शुरू से लास्ट क्लास तक, मतलब शुरू के पीरियड से लेकर लास्ट टाइम तक वो उसी इंथुजियाज्म के साथ में अपने क्लास को अटेंड करते रहे, और इसके साथ ही साथ वो अपने विषय में इंटरेस्ट भी लेते रहे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है आपका ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड वर्क भी के बिना भी हम नहीं सोच सकते कि मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं किया और मैं सोचूं कि मैं प्राइमरी के स्टूडेंट को पढ़ा लूंगी, तो ये नहीं पॉसिबल है। एक हायर एजुकेशन में आप कुछ एक विषयों को, चाहे हम लिटरेचर की बात करें या ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट्स की बात करें, तो उसमें हो सकता है कि आपने सिर्फ लेक्चर से ही पढ़ाया और आपका काम चल गया, स्टूडेंट भी जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लग रहा है। बट ये नहीं पॉसिबल है कि आप प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को आप इसी तरीके से पढ़ाएं और ब्लैक बोर्ड का यूज ना करें, तो ब्लैक बोर्ड की स्किल को भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम इन 5 स्किल्स की ही बात करेंगे, और इन 5 स्किल्स पर भी इन सभी के कुछ अपने कंपोनेंट्स हैं। तो प्रत्येक स्किल का जो कंपोनेंट है, जो कल मैं बात करूंगी, प्रत्येक स्किल के कंपोनेंट्स के बारे में बात करूंगी और उसका प्लान कैसे बनता है मैं उसकी बात करूंगी। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे। मिलती हूँ कल इन्हीं स्किल्स के कंपोनेंट्स और प्लान के साथ। होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके अंदर कुछ कोई क्यूरियोसिटी है, कोई प्रॉब्लम है जिससे आप लिख सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ।
तो आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। कल फिर से मिलती हूँ आपके इसी विषय को कंटिन्यू करते हुए। तो कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।